राजीव भरतरी मामले के बाद जब हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट खंगाली, या जो 3 सदस्यीय पैनल MOEFN ने यानी पर्यावरण मंत्रालय बनाया उसकी रिपोर्ट खंगाली, तो हमारी आंखें की खुली रह गई। हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा नेक्सस अपने फायदे के लिए हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को बर्बाद करने में तुला था। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे उन अधिकारियों के नाम लिए गए हैं जिन्होंने पर्यावरण से जुड़े कानूनों की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने फॉरेस्ट से जुड़े कानूनों की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने उत्तराखंड के फाइनेंशियल रूल्स की धज्जियां उड़ाई और जिन्होंने कैंपा रूल्स की धज्जियां उड़ाई। अब सवाल यह है, क्या इन लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई होगी? बहरहाल, जो पाखरो सफारी से जुड़ा मामला है, यह मामला इतना सीधा साधा नहीं है। उत्तराखंड की जनता जनार्दन को इस मुद्दे को अवश्य समझना चाहिए, तब जाकर आपके समझ में आएगा कि उत्तराखंड में नेताओं, अफसरों और फॉरेस्ट से जुड़े अफसरों के बीच में कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। और यह नेक्सस इतना अंधा होकर चल रहा था कि इसे किसी बात का डर नहीं था। इसे लग रहा था जो वो करेगा वही कानून है, और एक अंधे कानून के तहत यह सारा काम किया गया। हजारों पेड़ काट दिए गए, बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में आया, दिल्ली से लेकर देहरादून तक हड़कंप मच गया। और अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन लोगों के खिलाफ जरूर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में नजीर बने ऐसे नेताओं, अफसरों के लिए जो बड़ी सांठगांठ बना के अपने को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट CEC तक इस मामले को ले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गौरव कुमार बंसल को। एडवोकेट गौरव, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि 29 अक्टूबर 2021 को राजीव भरतरी तत्कालीन हॉफ FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं कि साहब, ये गूगल इमेजिनरी से हमें स्पष्ट तौर पे नहीं पता लग पा रहा है कि कितने पेड़ कटे हैं, लिहाजा आपके पास जो टेक्निक है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग है, चाहे वो और टेक्निक है, उससे आप हमें बताइए कि एक्चुअल में वहां की स्थिति क्या है और कितने पेड़ काटे गए। लेकिन मैं देखता हूं कि उनको 25 नवंबर को, यानी कुछ दिनों के बाद, उन्हें हॉफ के पद से हटा दिया जाता है। यह संयोग तो नहीं हो सकता एडवोकेट गौरव? आपको लगता है यह पूरी तरह एक सोचा समझा प्रयोग किया गया था? देखिए, आप इस पूरे जो घटनाक्रम को सिर्फ भर्तरी साहब के ही उससे ना देखें कि सिर्फ भर्तरी जी ने को हटाया गया या भर्तरी जी ने इसको ऑब्जेक्ट करा है। ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, ये उससे बहुत ज्यादा डीप है और बहुत ज्यादा एक षड्यंत्र था। आप समझ लीजिए कि कैसे उत्तराखंड का वन्य जीव और उत्तराखंड का जंगल अपने पर्सनल उपयोग में लाया जाए, और कैसे उत्तराखंड के नाम पे कुछ सरकारी लोग, जिसमें कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर भी शामिल हैं, कुछ वरिष्ठ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो शामिल है, और कुछ नेता शामिल हैं, उन लोगों ने कैसे एक षड्यंत्र रच के एक पाखरो सफारी का नाम दे के अपना उल्लू सीधा करने का जो एक षड्यंत्र रचा, और बहुत ही गहरा इसमें आप समझ लीजिए, जिसमें कि नेता, अफसर और साथ में कुछ जो छुटभइये होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए एक बहुत जबरदस्त, एक कह सकते हैं कि पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और इसका खुलासा तब हुआ जब ये मुझे करीब करीब मई 2021 में मालूम पड़ा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने फिर अपने सोर्सेस से के द्वारा ये सब मालूम करवाया कि क्या है, और जब मुझे पुख्ता यकीन हुआ और जब मुझे पुख्ता सबूत मिले कि इस तरीके से जंगल के नाम पर, वाइल्ड लाइफ के नाम पर, और बाद में मालूम पड़ता है कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया है। तो उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत डीप थॉट के साथ ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र करा गया था, जिससे कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेट एक्सचेकर को, मतलब सरकारी पैसे को जम के चूना लगाया है, जम के। करीब करीब आप ये मानिए 15 से 20 करोड़ रुपया अगर सरकार का, आम आदमी का, जो हमारा आम आदमी टैक्स भरता है, रिक्शे वाले का, जो रिक्शा वाला वहां से खरीदता है, मजदूर जो पैसा कोई आपका सामान खरीदता है और उसका टैक्स भरता है, उन्होंने उस टैक्स को भी नहीं छोड़ा है, और पूरा का पूरा जंगल और कॉर्बेट के नाम पे जो भद्दा एक दाग लगाया है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
तो सिर्फ और सिर्फ इसे आप अगर भर्तरी के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे उस टाइम पे उस तक सीमित रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक इसके साथ पूरा एक जस्टिफाई हो पाएगा। जस्टिफाई तब हो पाएगा जब आप पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से तंत्र जब बेशर्मी का और लालच का चादर ओढ़ लेता है, तो किस तरीके से जनता को चूना लगाता है, और वहां के नेता किस तरीके से जनता को चूना लगाते हैं और किस तरीके से कानून का दुरुपयोग करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और तो विटामिन एम जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो पूरा षड्यंत्र है ये सिर्फ और सिर्फ जंगल और सफारी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कुछ लोगों के आपसी लालच का और आप कह सकते हैं कि पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करा गया। तो आप कहते हैं कि जो टॉप अकाउंटेबिलिटी थी, जो तत्कालीन मिनिस्टर थे डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनकी जवाबदेही सबसे बड़ी यहां पर होती है, क्योंकि सब कुछ उनके नेतृत्व में चल रहा था, उनके दिशा निर्देशों पे चल रहा था। सर देखिए, गौरव कुमार बंसल कुछ भी कहे कोई नहीं मानेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या एमओएफ की रिपोर्टें झूठी हैं जो आज खुल के कह रही हैं कि सरकार के सबसे बड़े ऑफिसर्स और साथ में कॉर्पोरेट प्रशासन के ऑफिसर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स गिल्टी हैं? क्या जो कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी है जिसने सीधे सीधे लिखा है उस टाइम के जो देन फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, और वहां पे साथ में जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी संदेह में है, तो सिर्फ गौरव कुमार बंसल तो कुछ नहीं है सर, वो तो एक आम आदमी है। आम आदमी के कहने पे कौन जाएगा साहब? हम्म। सिर्फ और सिर्फ जब सरकारों की जो तंत्र है, और जब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो एक पिलर है कोर्ट जो डेमोक्रेसी का, जब डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर या थर्ड पिलर ये कहता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, या फिर एमओईएफ की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है और इन इन लोगों ने करी है, और देखिए तो सही कितने लोग हैं इसमें, मतलब मजाक चल रहा है क्या वहां पे कॉर्बेट में? और अगर कॉर्बेट का यह हाल है तो और जंगलों का क्या होगा? कॉर्बेट एशिया का पहला नेशनल पार्क था, उसके बाद ये टाइगर रिजर्व बना। यहाँ पे यहाँ का टाइगर हरियाणा तक आता है, ब्रीडिंग यहाँ से चालू होती है टाइगर की। मतलब इतनी जबरदस्त रिपोर्ट्स है उत्तराखंड सरकार की, केंद्र सरकार की, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, एफएसआई की, सब एक ही ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और क्यों कर रहा है भाई? जनता का पैसा ही क्यों चाहिए उसे? तो ये सब सवाल गौरव कुमार बंसल ने खड़े नहीं करे हैं। गौरव कुमार बंसल ने हो सकता है ये खड़ा करा हो कि साहब यहाँ पे इलीगैलिटी हुई है, हो सकता है उसने थोड़े बहुत सबूत दिए हैं, मगर जब उसके सबूतों के के देखते हुए जब पूरा का पूरी छानबीन हुई, हम्म। तब मालूम पड़ता है कि हाँ, जो हमारी कंप्लेंट में कहा गया था वो बिल्कुल सही था, और उससे ज्यादा बहुत कुछ निकला है सर। तो एडवोकेट सिर्फ गौरव, मेरे कहने पे तो आप बिल्कुल मत बिल्कुल जाइए। मैं उसी रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहा हूं, जिस रिपोर्ट की और आप बात कर रहे हैं वो एमओईएफ की रिपोर्ट हो, चाहे वो 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया हो, चाहे वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसमें लिखा जाता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों ने नियम कायदे कानून की खूब धज्जियां उड़ाई। उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया, कैंपा के रूल्स का उल्लंघन किया, उन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा उत्तराखंड शासन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रूल्स हैं उनका उन्होंने उल्लंघन किया है। और ना सिर्फ उल्लंघन किया है, उन्होंने तो एक एक अधिकारी का नाम तक खोल दिया है। एडवोकेट बंसल जिसकी ओर आपने इशारा किया, उन्होंने कहा ब्रज बिहारी शर्मा जो तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे, किशन चंद्र जो तत्कालीन डीएफओ थे, राहुल जो तत्कालीन कॉर्बेट के डायरेक्टर थे, जबर सिंह सुहाग जो चीफ लाइफ वार्डन थे, जो सुशांत पटनायक दो देन सीसीएफ गढ़वाल थे, अखिलेश तिवारी जो किशन चंद से पहले डीएफओ कालागढ़ थे, उन सब के नाम उन्होंने कहा कि इन सब लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इनका नाम तक खोला गया है। देखिए जी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ में ये भी जांच होनी चाहिए कि जो पाखरो टाइगर सफारी बन रहा था उसमें कितने लोगों ने वहां पे आसपास जमीनें खरीदी हैं। हम्म। अगर आप इस पॉइंट को भी उठा लेंगे ना, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड के लोगों को भी, कि ये बताया जाए, सरकार क्यों ना इस बात की जांच करे कि क्यों वहां पर इतनी जबरदस्त जमीनें खरीदी गई, और वो कौन लोग थे आखिर, ऐसे कौन से नेता थे, ऐसे कौन से अफसर थे जिन्होंने कई कई बीघी जमीनें खरीदी वहां पे, जबकि वहां पे
आप कह सकते हैं कि आइडिया था पाखरो सफारी का, वो यही था कि अब क्योंकि रामनगर में जमीन का रेट बहुत महंगा हो गया है, तो क्यों ना उस एरिया में एक सफारी डेवलप करी जाए, और प्रधानमंत्री जी का नाम यूज करते हुए कि प्रधानमंत्री का एक ये सपना है कि वो यहाँ पे एक टाइगर सफारी चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीईसी की बैठक में जब ये बात पूछी गई थी कि उत्तराखंड सरकार से कि क्या प्रधानमंत्री या पीएमओ की तरफ से कोई इस चीज पे कोई साक्ष्य है कि क्या वहां से पीएमओ से डायरेक्शन है इस सफारी के लिए, तो उत्तराखंड सरकार ने कहा था ऐसा कोई भी कागज नहीं है। तो उसके बावजूद भी पीएम साहब का नाम या पीएम का नाम क्यों लिया गया, पीएमओ का नाम क्यों यूज करा जा रहा है? और फिर धड़ल्ले से क्योंकि पीएम का नाम यूज करते ही एक जो हवा बन जाती है, और फिर जो आप कह सकते हैं जो की अथॉरिटी है वो क्लियरेंसेस का बहुत जल्दी जल्दी क्लियरेंसेस होनी चाहती हैं, होने लगती हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये सब हुआ। और साथ में जैसे जैसे आगे पाखरो सफारी बढ़ रही थी, बनती जा रही थी, वैसे वैसे वहां की जमीनों के रेट हाई होते जा रहे थे, वैसे वैसे ही लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा जमीनें खरीदी। तो ऐसे वो कौन लेता थे, कौन राजनेता थे, कौन वो अफसर थे जिन्होंने वो जमीनें खरीदी, और उनके पास पैसा कहां से आया? ये बहुत बिल्कुल, ही आपने आप आपने एक समझ बड़ा लीजिए कि आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। लेकिन साथ ही साथ जो आपको लगता है कि शायद इससे बड़ा नेक्सस तो हो ही नहीं सकता, कितना बड़ा नेक्सस था फ्रॉम पॉलिटिशियन टू ब्यूरोक्रेट टू आईएफएस ऑफिसर तो नीचे रेंज ऑफिसर टू डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, पूरा तमका जो था एक नेक्सस की तरह काम कर रहा था और सारे इलीगल काम कर रहा था वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं था। देखिए, जब सैया हुए कोतवाल तो काहे का डर, तो जब सैया ही कोतवाल है तो डर किस बात का है? और जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? तो जब आप चार दीवारी के अंदर जंगल का जो जंगल के कानून है वो तो जंगल के अंदर ही चलते हैं ना साहब। और जो कंजर्वेटर है, बेसिकली जो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है, वो उसको कहा जाता है कि वो कंजर्वेटर्स हैं जो संरक्षण करते हैं। तो संरक्षण के नाम पे ये ध्वस्तीकरण करा जाए और पूरा का पूरा टाइगर का हैबिटेट जो कि एक नेशनल एनिमल है उसका हैबिटेट ही उतार दिया जाए, तो कौन देख पाएगा? ये तो भला हो कि हमारे मतलब मैं अपने आप के लिए ये कह सकता हूँ कि बस हम जो मेरा कर्तव्य रहा उसके लिए कि मुझे जैसे ही मालूम पड़ा तो मैंने कोर्ट का रुख कर लिया। और आज के समय में वाकई में अगर देश में कहीं से थोड़ी सी भी आशा मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के थ्रू मिलती है कि किस तरीके से ये सब उजागर हुआ। एनटीसीए की टीम गई, एनटीसीए की टीम ने कहा कि ये जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है। एमओईएफ की टीम गई, एमओईएफ की टीम ने कहा कि एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धज्जियां उड़ी। उसके बाद सीईसी ने कहा कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत जबरदस्त हैं। और एक और बात, आप देखिए कितना विचित्र स्थिति है कि कॉर्बेट में बहुत सारे कह सकते हैं कि कमरे बने, कंस्ट्रक्शन हुए, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के नाम पे बहुत बड़े बड़े भवन बने वहां पे, होटल के तरीके से, बिल्कुल जैसे होटल बनते हैं। वो पैसा कहां से आया? नहीं, और सवाल कि उसकी तो ठेकेदार कोई किस फाइनेंशियल अप्रूवल भी नहीं था आपके पास। और तो आपने देखिए, मैं मतलब आपको जब बताना चाहता हूं कि क्या क्या बनाया गया उस रिपोर्ट में, इस बात का जिक्र है। मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, कुगड्डा में जो निर्माण कार्य हुआ, स्नेह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वाटर बॉडी जो पाखरो में बनाई गई, कंडी रोड में जो इलीगल निर्माण कराया गया, पाखरो टाइगर सफारी, एलिफेंट वॉल, ढिकाला में चील्ड वाइल्ड लाइफ वार्डन का रेजिडेंस, उसके अलावा कई और भवन, ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर हुए। और सवाल यह है, क्या एडवोकेट बंसल, क्या कोई डर नहीं है कानूनों का? मतलब किसी के मन में यह भी नहीं आया कि हम सब इलीगल काम कर रहे हैं, कभी ना कभी तो किसी की नजर पकड़े तो जाएंगे ही। सर, अगर ये शायद हमसे ही थोड़ी बहुत देर हो गई होती, क्योंकि ये मुद्दा मैंने मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त 2021 में उठाया था, तो वाकई में अब तक तो वहां पे पाखरो टाइगर सफारी एस्टेब्लिश हो गई होती। तो वाकई में डर नहीं था। और ये उसी का नतीजा है कि क्योंकि जब पूरा का पूरा अमला, प्रशासनिक अमला और आप कह सकते हैं कि राजनीतिक अमला किसी चीज को, राजनेता और अफसर जब दोनों हाथ मिला लें तो फिर ये डर नहीं, डर किस बात का रहेगा? तो ऑब्वियसली डर बिल्कुल नहीं था। बस अब जो एक अच्छी बात हुई है इस देश के संविधान में, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है, आज तक ये कोर्ट या है उनका इंडिपेंडेंट रोल है, तो वहां से आके हमें एक न्याय की अपेक्षा थी और न्याय मिला भी।
तो और अब तो इस तरीके से एक आप कह नहीं, सकते हैं कि लेकिन वो इतना बड़ा न्याय एक अधूरा है, ये केस। क्योंकि उसमें रेकमेंडेशन कर दिया गया और मैं वो रेकमेंडेशन पढ़ रहा था कि इन लोगों के खिलाफ जिनके नाम मैं दोबारा लेने जा रहा हूं, ब्रिज बिहारी शर्मा, किशन चंद्र, राहुल, जबर सिंह सुहाग, सुशांत पटनायक, अखिलेश तिवारी, उन्होंने इनका नाम लेकर यह कहा है कि साहब ना इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए, प्रशासनिक कार्रवाई हो, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो। आगे वो लिखते हैं कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में नजीर बने, ताकि इस तरह का कोई काम करने की सोचे भी ना। सवाल यह है, हुई क्या? देखिए, अभी ये मामला विचाराधीन है, ये रिपोर्ट जो है विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। एनजीटी में तो है ही है, बाद में हम इस मेरी तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट में लाई जाएगी, क्योंकि अभी देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से बिलीव करता हूँ कि ये अभी एंड नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है, लड़ाई बहुत लंबी है। तो उसको उस कानूनी लड़ाई में आपको पेशेंस बहुत चाहिए होता है। तो पेशेंस के साथ अगर हमने आप लोगों के सहयोग से अगर हमने इस पे काम करा, तो वाकई में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिनकी वजह से उत्तराखंड का नाम डुबोया गया है, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि इससे उत्तराखंड का नाम बड़ा है तो वो भूल जाए, क्योंकि उत्तराखंड का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कॉर्बेट और उत्तराखंड दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं एक दूसरे के। और जब कॉर्बेट का नाम आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कहाँ है, तो उत्तराखंड का नाम आता है। तो जिस तरीके से कॉर्बेट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो जो नेता या जो अफसर इसके इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो और कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्होंने वाकई में उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के वन्यजीव के साथ, उत्तराखंड के एनवायरमेंट के साथ, फॉरेस्ट के साथ और उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा करा है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए इस बात की कि कैसे एक अंधा कानून बनाया गया, वहां पे अंधा कानून इंप्लीमेंट कराया गया और खुद को, अपने आप को एक अवसर देने के लिए, लालच के कारण, पैसा कमाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र करा गया। आपको लगता है कि अगर अगर कोर्ट कॉम्प्लाइंस कराएगा तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो हर बार की तरह बच जाएंगे? क्योंकि जब जब इनके मन में ये बात होगी इन सब से कुछ नहीं होता, तभी तो इन्होंने इस नेक्सस को आगे बढ़ाया। देखिए, अभी कोर्ट में है केस, तो मैं नहीं मानता कि अभी इतनी जल्दी नहीं है कि कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। हाँ, अभी समय है, समय के हिसाब से आप देखिए, अभी 19 तारीख को भी केस लगा हुआ है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, और भी बहुत सारे इश्यूज है इसमें। तो आप मेरी तरफ से बस इतना ही है कि मैं इतना ही कमेंट कर पाऊंगा कि अभी लड़ाई अधूरी है, लड़ाई पूरी होने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए एक एज अ ठीक है डॉक्टर एडवोकेट गौरव कुमार बंसल, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब तक ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे ना पहुंच जाए और जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन की गई है, जब तक उन पे कार्रवाई ना हो, आपका जो कोशिश है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र भी हैं। और मैं धन्यवाद भी करूंगा, आपने समय निकाल के आप देवभूमि डायलॉग के मंच से जुड़े, और आगे भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा इससे जुड़े कोई भी घटनाक्रम हो, हम जरूर आपके द्वारा इस मंच पे साझा करेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जंगल आपका है, ये वाइल्ड लाइफ जो है वो आपकी है, और लिहाजा अगर कोई इस पर नेक्सस बनाकर अपने निजी फायदे के लिए इस तरह से इलीगल काम करता है, तो हम सबको मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसे कहीं ना कहीं हमें खुलकर ऐसे लोगों के खिलाफ उठना होगा, तब जाकर हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसको आग्रह किया राज्य की सरकार ने कि आप हमें बताइए कितने पेड़ कटे, और वो खुद कह रही है 6000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। आप सोचिए, 6000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, और ये लोग बता रहे कि हमने 163 या 160 पेड़ काटे। ये कितनी बड़ी शर्मनाक स्थिति है हमारे लिए, आप कल्पना करिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इंसाफ होगा, और जैसा कि कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा है कि इनके खिलाफ कठोर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और लीगल एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य के लिए नजीर बने। मैं समझता हूं ऐसा ही होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस तरह के नेक्सस बनाने से पहले 10 बार सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।